Hi everyone, I am Krishangi Sharma and I welcome you all at NTSC Guide. This session is regarding French Revolution, that is your very first chapter of class 9th history. एंड इस सेशन में हम आंसर राइटिंग सीखेंगे बच्चों, और वो भी हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो बोलते हैं मैम पूरा चैप्टर आता है हमें, फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा पढ़ भी लिया है, एनसीईआरटी भी रीड कर ली है, लेकिन जब हम आंसर्स लिखते हैं तब दिक्कत होती है। तो ये सेशंस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्हें आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है। ओके तो आपकी ये प्रॉब्लम अब सॉल्व होने वाली है, क्योंकि मैंने पूरी सीरीज लॉन्च करी है। मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, जो भी बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 9th और 10th के जो भी इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ, वो भी हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, राइट। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्सप्लेन। हमें ये बात एक्सप्लेन करनी है कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो मेन कंक्लूजन निकाला जा सकता है वो ये निकाला जा सकता है कि दो आइडियाज सर्कुलेट हुए फ्रांस से पूरे के पूरे यूरोप और वर्ल्ड में। वो थे लिबर्टी के एंड डेमोक्रेटिक राइट के, या फिर यूं कहें लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट के लिए ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक तरीके से एक बेस तैयार कर दिया। इस चीज को एक्सप्लेन करना है हमें यहाँ पे, ये मतलब अब हम समझेंगे कि फ्रांस में क्या क्या इवेंट्स हुए जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन की लीगेसी बनती है आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, राइट। तो जब भी हम आंसर्स लिखते हैं तो आंसर्स में पहली मेकअप लाइन द फॉलोइंग आर द रीजंस दैट एक्सप्लेन्स दिस स्टेटमेंट, या फिर दैट एक्सप्लेन दिस मतलब दैट सेटिस्फाइड दिस स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पे हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ जो पहला पॉइंट लिया है वो क्या लिया है, द सिटीजन ऑफ फ्रांस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डेस्पोटिक किंग लुई 16 एंड एबोलिश फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टाइल। देखिए इसको मैं कनेक्ट करवाती हूँ आपको। आप सबने ये पढ़ा है कि भाई फ्रांस में जो राजा था उसका नाम लुई 16 था, वहां पर एक प्रिजन हुआ करती थी, फोर्ट्रेस प्रिजन थी जिसको बेस्टाइल बोला जाता था। ये जो बेस्टाइल फोर्ट है काफी इनफेमस थी, क्योंकि जो राजा है, राजा मतलब ये वहां पर था कि अगर किंग लुई 16 या फिर जो भी किंग है फ्रांस के, अगर वो किसी से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर उन्हें लगता है कि इस पर्सन ने कोई प्रॉब्लम की है उनके अकॉर्डिंग, तो वो उसको जेल में बंद करते हैं। मतलब ये जो बेस्टाइल फोर्ट था ये लुई 16 की डेस्पोटिज्म को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया था, लोगों ने फ्रांस में प्रोटेस्ट करी थी और बेस्टाइल फोर्ट को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था, यू नो वेरी वेल। यहाँ तक कि इतना ध्वस्त कर दिया था कि उसके छोटे छोटे जो स्टोन फ्रैगमेंट्स थे उनको मार्केट में सेल किया था एज ए मेमेंटो, अपने सानी के तौर पर। आप अपने अपने घर पे रख सकते हो कि हमने राजा की डेस्पोटिज्म को, निरंकुशता को कैसे ध्वस्त किया। तो यहाँ पर अगर राजा की डेस्पोटिज्म को एबोलिश किया जा रहा है, डेस्पोटिज्म को एक तरीके से मतलब डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, मतलब सिटीजन्स अपने राइट की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, मतलब द सिटीजन ऑफ फ्रांस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट, फ्रांस के सिटीजन्स ने प्रोटेस्ट किया राजा के, डेस्पोटिक किंग क्यों बोला गया है, क्योंकि बेस्टाइल। लेकिन जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हो तो देखते हो ये लोग बेस्टाइल क्यों गए थे बेसिकली, क्योंकि जब वो र्यूमर फैली थी कि जो राजा के ट्रूप्स हैं वो हम लोगों के ऊपर फायरिंग करेंगे, तो इन्होंने सोचा कि भाई आर्म्स तो हमारे पास भी होने चाहिए, है ना, आर्म्स एंड एम्युनिशंस तो हमारे पास भी होनी चाहिए। तो उनकी खोज में ये बेस्टाइल फोर्ट तक पहुंच गए थे, राइट। तो ये चीज यहाँ पर है। तो सिटीजन ऑफ फ्रांस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डेस्पोटिक किंग लुई 16 एंड एबोलिश फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टाइल, राइट। सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर बनता है वो है पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट डिमांडेड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। मतलब यहाँ जो थर्ड एस्टेट है, जब थर्ड एस्टेट वहां गई थी एस्टेट जनरल की मीटिंग में शामिल होने के लिए 5 मई 1789 को, तो उन्होंने क्या डिमांड किया था, उन्होंने मतलब क्योंकि उन्हें थर्ड एस्टेट के लोगों को पता था कि राजा साहब टैक्स बढ़ाएंगे, क्योंकि जो लुई 16 है, किंग लुई 16 टैक्स बढ़ाने वाला था और फ्रांस में पूरा टैक्स का जो बर्डन था वो थर्ड एस्टेट के ऊपर था। तो यहाँ पर उनको ऐसा लग रहा था कि अगर पहले के सिस्टम के थ्रू अगर टैक्स प्रपोजल रखा गया
तो टैक्स तो बढ़ना ही है, क्योंकि पहले क्या होता था, एक एस्टेट का एक वोट होता था, तो फर्स्ट एस्टेट को भी टैक्स नहीं देना होता था, सेकंड एस्टेट को भी टैक्स नहीं देना होता था, तो उनके फेवर में 2 वोट चले जाते टैक्स देने के, मतलब टैक्स बढ़ जाए उसके फेवर में, टैक्स देना पड़ता था थर्ड एस्टेट को, तो वहां से डिसफेवर जाता, तो वो ऑलरेडी जीत जाते। तो यहाँ पर लोगों ने क्या बोला था भाई, फर्स्ट एस्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, सेकंड एस्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं और हमारे 600 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो आप ऐसा करिए 1 पर्सन 1 वोट कर दीजिए, तो 600 टोटल आपके रिप्रेजेंटेटिव, 600 हमारे, तो यहाँ पर मैच टाई भी हो सकता है। तो उन्होंने इस चीज की डिमांड करी थी। तो यहाँ पर जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो डिमांड क्या कर रहे थे, सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, सोसाइटी में फ्रीडम होनी चाहिए और सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। करी थी कि नहीं करी थी? यस करी थी। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली भी डिक्लेयर किया था। जब राजा ने ये जो वोटिंग सिस्टम जो मतलब थर्ड एस्टेट के लोगों ने सजेस्ट किया था, राजा को लगा कि अगर मैंने वो इम्प्लीमेंट कर दिया तो फिर तो कुछ होने का ही नहीं है ना। तो जब राजा डिसएग्री हुआ, उसने बोला कि नहीं ये सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, तो उसके बाद क्या हुआ, एक नेशनल असेंबली बनी थी 1791 में, राइट, नेशनल असेंबली बनी थी 1791 में विद द ऑब्जेक्टिव टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, क्योंकि उन्होंने वॉकआउट कर लिया था लोगों ने वो कहां से, एस्टेट जनरल से, क्योंकि राजा ने बात नहीं मानी, वो टेनिस कोर्ट में आ गए और वहां पे आके उन्होंने ओथ ली कि इस राजा को भी एक कॉन्स्टिट्यूशन मानना पड़ेगा और उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लिखेंगे। तो द नेशनल असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1791 with the objective to limit the power of monarch and demanded the right to vote and draft a new constitution in France। सिंपल सा स्टेटमेंट है। द नेशनल असेंबली ने क्या किया, फॉर्म किया 1791 में, एक मतलब ये नेशनल असेंबली बनी क्योंकि थर्ड एस्टेट के लोगों ने खुद ही अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि हम नेशनल असेंबली हैं। ओके, उनको ऑब्जेक्टिव क्या था, टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, कि हम मोनार्क की पावर को लिमिट करेंगे। वो राइट टू वोट की डिमांड कर रहे थे और तो उन्होंने क्या किया, फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब खास बात जानो, फ्रांस का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था वो किससे स्टार्ट हुआ था। The Constitution of 1791 was begin with the Declaration of Right of Man and Citizen। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, जब इसकी स्टार्टिंग होनी थी तो ये एक डिक्लेरेशन के साथ स्टार्ट हुआ, वो डिक्लेरेशन थी राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। उसमें कौन कौन से राइट्स इंक्लूडेड थे, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड इट वाज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। और मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कर दी कि भाई स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के ये जो नेचुरल राइट्स हैं ये प्रोटेक्ट रहने चाहिए, सबके पास राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। तो यहाँ से फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्या हुआ है, हमारा जो क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रही है बच्चों। हम और क्या लिख सकते हैं, आपको याद होगा जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसने लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कुछ लोग तो एक्टिव सिटीजन थे जिनको वोटिंग राइट, पॉलिटिकल राइट्स वगैरह मिल गए, और कुछ लोग पैसिव सिटीजन थे जिनको राइट्स नहीं मिले। पैसिव सिटीजन में एक तो जैकोबिन थे, यहाँ पे मैंने जैकोबिन्स का डिस्कशन नहीं किया, आप जैकोबिन का भी डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, जब जैकोबिन्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिले तो उन्होंने पूरा अपना क्लब बनाया, जैकोबिन क्लब, और अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल किया, राइट। एंड देन अब फाइनली उन लोगों को भी राइट्स मिले, जब फ्रांस रिपब्लिक बना था तो उनको राइट्स मिले, है ना, इन्होंने इलेक्ट किया था, तो वो पॉइंट यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। आंसर राइटिंग तो ये है कि अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आंसर लिख पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको वो पॉइंट्स बता रही हूँ कि आप ये तरीके से पॉइंट यहाँ इंक्लूड कर सकते हो, और जब भी आप किसी भी चीज की आंसर राइटिंग कर रहे हो आपके माइंड में वो पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने विमेन का डिस्कशन किया है। व्हेन विमेन वाज डिक्लेयर्ड पैसिव सिटीजन्स, जब विमेन को पैसिव सिटीजन डिक्लेयर किया गया, दे डिमांडेड देयर राइट्स। यहाँ पे आप 7th पॉइंट या फिर 6th 7th इसको कर देना, आप ये भी लिख सकते हो, व्हेन द नॉन प्रॉपर्टाइड सेक्शन वाज डिक्लेयर्ड पैसिव सिटीजन दे स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स एंड फॉर्म जैकोबिन क्लब्स इन फ्रांस। ठीक है, ये सारा पॉइंट आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, जब इन्होंने इतना सारा स्ट्रगल किया तो फाइनली फ्रांस में से इन्होंने सेंसरशिप रिमूव करवाई,
और इनको यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस भी मिली, फ्रीडम ऑफ प्रेस वॉज गिवन, दिस इंस्पायर्ड द रेस्ट ऑफ यूरोप एंड द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा यूरोप और पूरी दुनिया एक तरीके से इंस्पायर हो रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर फ्रांस के लोग अपने राइट्स के लिए आवाज उठा सकते हैं, फ्रांस के लोग अपने राइट्स की बात कह सकते हैं, देन व्हाई नॉट अस, हम क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ से एक प्रॉपर मैसेज गया पूरे के पूरे यूरोप और वर्ल्ड को। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट्स, ये जो फैक्ट्स हैं, ये सेटिस्फाई करते हैं कि आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स के जो आइडियाज थे वो क्या कर रहे थे, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की मोस्ट इंपोर्टेंट लीगेसी थे। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर है। मैं इसी तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन करके सभी क्वेश्चन समझाऊंगी सभी चैप्टर्स के। तो ये सेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मतलब ये आंसर राइटिंग की सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स। एंड पूरी सीरीज को अच्छे से विजिट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलते रहे जब भी मैं सेशंस अपलोड करूं। So don't forget to subscribe the session and also press like button, right? है ना, लाइक तो जरूर करना है। ओके तो मुझे लगता है ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये सेशन बिल्कुल क्लियर है। तो मैं सेशन को एंड करती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन आल्सो, राइट? आई विल रिप्लाई यू। ओके तो फिलहाल मैं एंड कर रही हूँ क्लास को और मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन।